वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लीग ऑफ नेशन के बारे में जानेंगे तथा इसकी विफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही साथ हम यूएनओ के बारे में भी चर्चा करेंगे। यूएनओ में वीटो पावर क्या होता है, क्या क्या इसकी शर्तें होती हैं, वीटो पावर भारत को क्यों नहीं मिल पाया तथा भारत को क्यों मिलना चाहिए, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं लीग ऑफ नेशन क्या होता है। तो देखिए, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसकी स्थापना का क्या कारण था? तो इसकी स्थापना का सबसे प्रमुख जो कारण था वो था आपका प्रथम विश्व युद्ध का होना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका सबसे मुख्य कारण था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, 1918 तक ये विश्व युद्ध पहला चला था। प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि पड़ती है उसका मुख्य कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के राजा ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है तथा ऑस्ट्रिया पूरे यूरोप कंट्रीज में एक उथल पुथल का माहौल हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है हो जाती है। ठीक है, तो ये था, है ना। और ये इतना भयंकर युद्ध था कि इसमें कई लाख लोग मारे गए थे, पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, समाज आर्थिक राजनीतिक रूप से पूरी उथल पुथल मच गई। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। लेकिन इसकी औपचारिक रूप से जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी 1919 की वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के माध्यम से इसकी समाप्ति हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी आपकी 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। इस वर्साई की संधि में क्या था? तो वर्साई की संधि में कुछ ऐसी शर्तें थी जो कि जर्मन देश पर थोप दिया गया था। इस शर्तों में क्या था? जैसे जर्मनी का एक बहुत ही अधिक संसाधन से युक्त क्षेत्र है राइन क्षेत्र। ठीक है, राइन नदी किनारे पर था राइन क्षेत्र। वो पूरा ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह जो एरिया है, कोयला मतलब जितने प्रकार के मिनरल्स वगैरह होते हैं वहां पे काफी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, फ्यूल्स वगैरह काफी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। उसको जो है 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। वहां की सेना पर पाबंदियां लगा दी गई थी, वहां के एयरफोर्स, वहां के डिफेंस स्टाफ पर पाबंदी की आप इतनी सीमा से ज्यादा सेना को नहीं रख सकते। ठीक है, इस वजह से जर्मनी के लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। ठीक है, तो ये वर्साई की संधि थी आपकी। और क्या था? इसकी स्थापना का और दूसरा प्रमुख जो कारण था वो था आर्थिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विघटन। ठीक है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विघटन क्या होता है? तो ये क्या था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक रूप से इतनी भयंकर क्षति हुई थी अन्य देशों को, जिस वजह से क्या हुआ था, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, रूस हो, इवन अमेरिका भी इस युद्ध से बच नहीं सका था। ठीक है, तो आर्थिक रूप से काफी भारी मात्रा में क्षति हुई थी और पूरे देशों के संबंध आपस में बिगड़ गए थे, जिस वजह से उस संबंधों की बहाली करने के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, दूसरा था आपका राजनीतिक कारण, क्योंकि हर देश में नेतृत्व का अभाव हो गया था, क्योंकि वहां के जो बड़े बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं युद्ध से इतनी भारी क्षति हो गई थी जिस वजह से वो बर्बाद हो चुके थे अपने आप में ही। ठीक है, उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि अब देश को किस तरह से, दुनिया को किस तरह से इस युद्ध के बाद उबारा जाए। ठीक है, अगला क्या है आपका सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन क्या हुआ था? जैसे जब किसी देश में युद्ध होता है तो उस देश के नागरिक किसी अन्य देश में जाके शरण लेते हैं, रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो समाज की संरचना है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन के नागरिक सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन के नागरिक रोमानिया, आपका फ्रांस, मतलब जहां जाने को वहां मिल रहा है, जहां पे वो सुरक्षित थोड़ा सा अपने महसूस कर रहा है वहां वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कितना समाज का विघटन हुआ होगा, यानी एक समाज के लोग किसी अन्य समाज में तुरंत जो है वो अपने आप को उस समाज के हिसाब से ढाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक रूप से भी काफी परेशानियां होती हैं, इसलिए एक मंच की आवश्यकता हुई प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो 10 जनवरी 1920 को जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था तो उस समय लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसमें जो सबसे प्रमुख रोल अदा किया था जिन्होंने, वो थे आपके यूएस के राष्ट्रपति जिन्होंने इसका आह्वान किया था पूरे विश्व भर के नेताओं से कि इस तरह की संस्थान की स्थापना की जाए। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे आपके वुड्रो विल्सन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल जिन्होंने अदा किया था वो थे आपके तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। ठीक है,
में इन्हीं के ही सहयोग से जो है आपका लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में इतनी भारी जान माल की हानि हुई थी और जर्मन के लोगों में इतना भारी असंतोष था, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं विफल होता जा रहा था। इसके फैसले जो है कुछ ऐसे रहते थे जैसे, क्योंकि अब बड़े देश का दबदबा तो हर जगह रहेगा, ऐसा संगठन है, तो इतना भरोसा इस संस्था पे नहीं हो पा रहा था। और असंतोष के कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होता है आपका, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसको जानेंगे कि क्यों 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 किस वजह से ये लीग ऑफ नेशन असफल रहा था उस समय। तो देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसकी विफलता का कारण। तो इसकी विफलता का कारण थे, विफलता का कारण, तो इसके विफल होने का कारण क्या क्या था। तो सबसे जो प्रमुख कारण था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इससे यह पता लगता है कि यह पूरा संगठन जो विफल हो गया था, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था आपका किसी अन्य विश्व युद्ध का ना होना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तरह की इसमें खामियां थी, जैसे इसका सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अपनी देश की संसद से मान्यता लेनी पड़ती, यानी प्रस्ताव पास करके इसका सदस्य बनना पड़ता था। दूसरी चीज, अमेरिका की संसद इसको की खुद पक्षधर नहीं थी कि इसमें शामिल हुआ जाए। और तीसरा ये था कि जो छोटे छोटे देश थे उनको भी कहीं ना कहीं असहमति थी उनके अंदर, क्योंकि ये इतना विशाल संगठन है और इसमें अगर शामिल होते तो हो सकता हो जो ताकतवर देश है वो अपना दबाव हमेशा इसमें प्रभाव अपना बनाए रखे। तो ये सब कुछ खामियां थी। जर्मनी में जर्मन के लोगों पर जो वर्साई की संधि थोपी गई थी, इस वजह से भी उनमें असंतोष पैदा हो गया था। और उस असंतोष के कारण क्या हुआ, वहां के लोगों में एक आक्रोश था पूरी दुनिया को लेकर, और वही आक्रोश आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया, ठीक है। तो ये चीज, तो विफलता कारण क्या क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का हो जाना, ठीक। दूसरा था कि जर्मनी द्वारा जर्मनी द्वारा बाल्टिक देशों पर हमला वगैरह हो जाना, बाल्टिक देशों पर हमला। तो बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये 3 देश आते हैं बाल्टिक देशों में। इस पर आक्रमण जर्मनी द्वारा किया गया था। तो ये सब इसकी विफलता के कुछ कारण थे, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि तो ये अब हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब होता है, ये शुरू होता है आपका 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। उसमें पता है आपको, हिटलर जो है जर्मन सेना का नेतृत्व कर रहा था। हिटलर इतना शानदार वक्ता था कि उसकी उसकी बोल में, उसकी भाषणों में जो है जर्मन के नागरिक जो है एकदम जोश में आ जाते थे, और उसने उसका नेतृत्व किया। 1939 छोड़ के 1945 में जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जो बम गिराए गए थे, 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये जो 2 बम गिराए गए थे, इसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध की एक तरह से समाप्ति हो गई थी। और तो ये इसके कारण थे। अब हम आगे जानेंगे। तो ये जब समाप्त हो गया, फिर से एक नए सिरे से एक नए संगठन की आवश्यकता हुई दुनिया को, जो कि विश्व शांति के लिए काम करे। तो इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ जो है, यूएनओ की स्थापना होती है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आपको मैंने बताया 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। 1945 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका यूएनओ की स्थापना होती है। इसमें जो संस्थापक सदस्य हैं वो है 51, यानी 51 इसके क्या थे, संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, संस्थापक सदस्य थे। और भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में से एक था, ठीक है। तो अब हम इसको जानेंगे कि यूएनओ की कौन कौन सी एजेंसीज है तथा ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, यूएनओ की टोटल जो है 6 अंग है, 6 अंग है यूएनओ के, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम 6 अंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके जो 6 अंग हैं उसमें सबसे पहला होता है वो आता है आपका महासभा, महासभा। दूसरा आता है आपका, दूसरे में है आपका न्यायास, ठीक है, या ट्रस्टीशिप आप बोल सकते हैं इसको। तीसरा जो मुख्य है
वो है आपका सचिवालय। सचिवालय। चौथा आपका है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जिसको होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है सुरक्षा परिषद। और छठा जो होता है वो है सामाजिक सामाजिक व आर्थिक परिषद। ठीक है, ये छह आपके इसके छह अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो हम जो है एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं महासभा के बारे में। सबसे पहले महासभा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सालाना बैठक होती है वो सितंबर महीने में होती है। ठीक है, सितंबर महीने में इसकी सालाना बैठक होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है तथा इसमें जो सितंबर महीने में सालाना बैठक होती है, सभी देशों के शासन अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष मतलब जो भी उस देश के होते हैं वो वहां पर जाके इस बैठक को भाग लेते हैं, इसमें अपनी बातों को रखते हैं तथा कोई प्रस्ताव वगैरह होता है तो वो रखते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 193 सदस्य। टोटल नंबर ऑफ सदस्य कितने होते हैं? 193 सदस्य होते हैं आपके महासभा में। ठीक है, यूएनओ में जितने भी सदस्य वो सभी महासभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें जो इसको जो है विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व का लघु संसद है ये। ठीक है, तथा इसमें भारत से जो पहली एक महिला राजनयिक गई थी वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन भी लगती थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसमें पहली महिला सदस्य भारत की तरफ से बन के गई थी। और इसमें ये जो सितंबर महीने में बैठक होती है वो इसका मुख्यालय कहाँ है? वो होती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इसकी बैठक होती है। ठीक है, तो हम ये आप लोग पहला सब जान गए महासभा के बारे में। हम इसके बाद न्यास तथा उसके बाद आईसीजे के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब हम जानेंगे न्यास के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यास ट्रस्टीशिप होता है, इसमें इसके द्वारा जितना भी खर्च होते हैं एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बारे में कि जितने भी मामले होते हैं वो सभी न्यास के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। भारत इसमें कुल खर्चे का केवल मात्र 1% जो है भारत का योगदान जो होता है वो केवल 1% का होता है। ठीक है, मार्कर। ठीक है, भारत का इसमें जो योगदान होता है वो भारत का योगदान मात्र जो कुल खर्चा होता है उसका 1% होता है। तो ये भी वीटो ना मिलने का एक प्रमुख कारण बनता है आपका, क्योंकि भारत इसमें केवल 1% का योगदान देता है। ठीक है, तो ये दूसरा आपका, तो पहला हो गया आपका महासभा, दूसरी होगी आपकी न्यास। महासभा में सभी 193 मेंबर्स होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष होता है अध्यक्ष का। ठीक है, इसकी प्रथम महिला राजनयिक जो उसकी सदस्य थी भारत की तरफ से वो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, ये सभी आप जान गए। अब हम जानेंगे आईसीजे के बारे में। आईसीजे इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आईसीजे का मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में है इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके जो कुल सदस्य होते हैं इसमें जो है 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस होते हैं इसमें। ठीक है, एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। यानी ईच जज का क्या कार्यकाल क्या होता है? ईच जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है इसमें। वर्तमान समय में भारत के भी एक जज इसमें है जिनका नाम है दलबीर भंडारी। तो दलबीर भंडारी जो अभी न्यूली अपॉइंट हुई, काफी समय नहीं हुआ है उनको, अभी कई सालों तक और रहेंगे वो। तो ये काफी अच्छा है। विश्व के जैसे मान लीजिए अगर भारत का कोई मामला है, वो अगर किसी अन्य देश से, अब सुप्रीम कोर्ट तो उसको सुनेगा नहीं क्योंकि वो भारत का ही कोर्ट है। तो जब दो देशों के बीच कोई ऐसा विवाद होता है जो कि बड़ा
मुद्दा बन सकता है आगे चल के, ठीक है। तो वो कहा जाता है, वो सीधा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। यहाँ के माध्यम से सभी चीजों को हल किया जाता है तथा इसके फैसले को भी मानते हैं सभी देश, ठीक है। तो ये आप तीन इसके जो अंग थे वो आप पढ़ लिए। पहला था महासभा, दूसरा था न्यास, तीसरा था आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। मुख्यालय क्या है, नीदरलैंड की हेग में है। इसमें कुल जज होते हैं 15 और एक जज का कार्यकाल मात्र मतलब केवल 9 वर्ष होता है, ठीक है। इस समय वर्तमान समय दलबीर भंडारी जी इसके भारत की तरफ से एक जज है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भारत की तरफ से है, मतलब एक है वो अपॉइंट हुए उसमें, ठीक है। अब आगे हम और जो 3 अंग बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं सचिवालय के बारे में, ठीक है। सचिवालय सचिवालय का जो कार्य होता है वो महासचिव के माध्यम से होता है, ठीक है। किसके माध्यम से, महासचिव के माध्यम से होता है। और जितने भी प्रस्ताव वगैरह रखे जाते हैं उन सभी पे पहले डिस्कशन होता है। तो ये महासचिव को ही इन सब चीजों की जानकारी दी जाती है। संसद में भी, अपने देश की संसद में भी, संसद का जो सचिवालय होता है वो काफी प्रमुख रोल अदा करता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो इसके जो महासचिव है इस समय है आपके महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इसके क्या है, महासचिव वर्तमान समय जो कि पुर्तगाल से आते हैं, ठीक है। पुर्तगाल के व्यक्ति हैं एंटोनियो गुटेरेस, और उन्होंने ये काफी बड़े नेता हैं। और जब जब कोई प्रमुख नेता बन जाता है तो बाद में इन सब तरह के पदों को वो सुशोभित करता है, ठीक है। देखिए महासचिव जो है इस समय एंटोनियो गुटेरेस है। इनका जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। महासचिव जो सबसे पहले महासचिव थे, फर्स्ट महासचिव थे यूएनओ के, वो थे आपके पहले महासचिव जो थे वो आपके त्रिगवेली थे। कौन थे, त्रिगवेली थे, ठीक है। तथा 2 ऐसे महासचिव हुए जो 2 बार लगातार महासचिव, यानी 5-5 साल करके टोटल मिला के 10 सालों तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया है, ठीक है। तो इसमें कौन थे, तो 2 बार लगातार बनने वाले, 2 बार लगातार। तो एक थे आपके इसमें बान की मून जो कि आपके साउथ कोरिया के थे, और दूसरे थे आपके कोफी अन्नान, ठीक है। ये 2 ऐसे महासचिव थे जो 2 बार लगातार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव बने, ठीक है, यूएनओ के महासचिव बने रहे, ठीक है। अब चौथा आपने समझ लिया, यानी सचिवालय चौथा इसका प्रमुख है। इसके जो वर्तमान ये महासचिव के माध्यम से कार्य करता है, जो उसका प्रमुख होता है एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान समय में है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है महासचिव का। पहले महासचिव जो थे यूएनओ के वो त्रिगवेली थे, और 2 लगातार जो महासचिव बने रहे वो थे बान की मून जो कि साउथ कोरिया के थे, कोफी अन्नान घाना के थे। ये आप समझ गए सचिवालय के बारे में। अब हम जानेंगे आगे सामाजिक व आर्थिक परिषद के बारे में तथा सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे प्रमुख टॉपिक बनता है। अब देखिए सामाजिक और आर्थिक परिषद, यूएनओ की स्थापना ही हुई थी समाज में शांति बनाने के लिए, तथा उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था उसमें जो है आर्थिक रूप से जो क्षति पहुंची थी देशों को, उससे उबारने के लिए। तो इसका जो सबसे, अब ये सामाजिक आर्थिक परिषद जो है वो कुछ जो है इसके अभिकरण है, यानी इसकी कुछ एजेंसीज है जिसके माध्यम से कार्य करता है। तो इसकी जो सबसे प्रमुख एजेंसी वो है यूनेस्को, और क्या है, यूनिसेफ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, और एफएओ। तो देखिए यूनेस्को जो कार्य करता है वो किस क्षेत्र में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व भर में जो है एजुकेशन, साइंस और कल्चर को बढ़ावा देना, एक दूसरे जो अलग अलग देशों में संपर्क है वो स्थापित करना, कल्चरल रूप से स्थापित करना, एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के रूप में। कैसे, जैसे मान लीजिए इसरो का कोई मिशन है या नासा का कोई मिशन है, तो हम ये देखेंगे कि इसरो के कोई मिशन में नासा भी मदद कर सकता है, आपकी यूरोपियन जो स्पेस एजेंसीज होती है वो भाग ले सकती है। उसी प्रकार से इसरो को भी जब जब मदद देना रहता है, जैसे इसरो ही देखिए पीएसएलवी वगैरह लॉन्च करता है जिसके माध्यम से सैटेलाइट्स वगैरह एस्टेब्लिश किए जाते हैं ऊपर, तो वो सब भी क्या करता है, अन्य देशों की मदद करता है, जिससे अन्य देशों में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो सुदृढ़ होता है, ठीक।
दूसरा क्या होता है, इसकी एजेंसी है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लेकिन ये जो है, जब उस समय इमरजेंसी थी ना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से हम उभरे थे, तो इसलिए इमरजेंसी शब्द को बाद में फिर हटा दिया गया संशोधन के बाद, ठीक है। तो इस समय इसका जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो गया है, ठीक है। ये जो यूरोप वगैरह में, भारत में भी इवन, और जो पिछड़े जो विकासशील देश है वहां पे जो बच्चों पढ़ लिख नहीं पाते, साक्षरता में उनकी कमी है, कुपोषण में कम, मतलब पोषण में कमी है, तो इन सब चीजों से अब उबरने के लिए जो है ये वर्क करता है, ठीक है। अगला है आपका आईएलओ। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ विश्व भर में जो श्रमिकों का शोषण ना हो, उनको अच्छे तरीके से पारिश्रमिक मिले, क्योंकि उस समय रूस वगैरह क्या है, समाजवाद पे ज्यादा पक्षधर है। अभी भी कई, मतलब कई देश है, रूस हो गया आपका, चीन हो गया, ये सब समाजवाद के और कम्युनिज्म में थोड़ा सा ये सब होता है, तो लेबर्स को ज्यादा महत्व देते हैं। और वैसे भी एक मानवता का भी एक धर्म होता है कि अगर किसी से कार्य कराइए तो उसको पैसा वगैरह दीजिए टाइम से, ठीक है। तो लेबर संबंधित जितने भी विश्व भर में मामले हैं वो आईएलओ हैंडल करता है, ठीक है। अगला है आपका डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी कार्य हैं वो जो विश्व, अभी देखिए जैसे कोरोना था आपका, वैक्सीन वगैरह की जो कमी थी, ये अफ्रीकन कंट्रीज में कमी थी, और भी जो बैकवर्ड कंट्रीज है वहां पे वैक्सीन वगैरह को मुफ्त में पहुंचाया गया, किसके माध्यम से, डब्ल्यूएचओ के माध्यम से। और कई तरह के जो म्यूटेंट्स वगैरह थे कोरोना के, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी, ठीक है। तो ये सभी कौन हैंडल कर रहा था, डब्ल्यूएचओ, ठीक है। अगला क्या है, एफएओ। एफएओ का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर, विश्व भर में खाद्यान्न वगैरह की कमी ना हो, इसके लिए एफएओ वर्क करता है। कहीं भी सूखा पड़ जाए किसी देश में तो ऐसा ना हो उस देश के लोग भुखमरी से मर जाए, तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए एफएओ के माध्यम से यूएनओ कार्य करती, ठीक है। तो हम अभी सामाजिक व आर्थिक परिषद समझ गए। इसमें क्या है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ और एफएओ, ये सब का काम क्या है, समाज और आर्थिक रूप से जो किसी को कोई समस्या ना हो इसके बारे में, इससे संबंधित जितने भी लाभकारी कल्याणकारी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। अब हम इसके बाद 4 हो गए, 5 हो गए आपके। इसके बाद हम जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बनता है मुद्दा, वो है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में अब हम जानेंगे। तो अब दोस्तों हम जानते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और इसको जो, इसमें जो है 15 सदस्य देश आते हैं, 15 सदस्य देश आते हैं, ठीक। इसमें जो से 10 देश जो होते हैं, 10 देश वो अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। यानी अस्थायी सदस्य का क्या मतलब है कि वो बनेंगे इसके सदस्य, फिर 2 साल के बाद फिर कोई अन्य सदस्य देश बनेंगे, ठीक है। तो 10 देश अस्थायी होते हैं, ठीक है। इनका का, और इस 10 जो अस्थायी देश होते हैं ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बनते हैं, अल्फाबेटिकली, ठीक है। अल्फाबेटिकली ये इसके सदस्य बनते हैं। और इनका एक देश का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष कार्यकाल होता है, यानी एक सदस्य देश का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद फिर अल्फाबेट चेंज होगा और अगला देश बनेगा, ठीक है। अब इसमें 10 देश ये हो गए 15 सदस्य देश से। 5 जो देश होते हैं वो होते हैं परमानेंट मेंबर, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सदस्य होते हैं। और ये जो परमानेंट सदस्य होते हैं वो होते हैं वीटो पावर वाले, ठीक है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर एक प्रकार का विशेषाधिकार है। वीटो पावर उसको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज पर रोक लगाने के लिए, निषेध लगाने के लिए, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो देश विजेता हुए थे वो वीटो पावर वाले एक तरह से सदस्य बन गए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका दबदबा हमेशा देखा जाता है इनके फैसलों में भी। वीटो पावर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर किसी, कोई प्रस्ताव आया, कहाँ आया, आपकी सुरक्षा परिषद में या महासभा में कहीं भी, ठीक है। तो उसके जो है 193 मेंबर्स होते हैं यूएनओ के, ठीक। लेकिन 190 मेंबर अगर मान गए, मान लीजिए 190 मेंबर्स मान गए, लेकिन ये जो 3 मेंबर्स नहीं माने, और ये 3 मेंबर जो नहीं माने वो वीटो पावर वाले हैं, तब भी वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है, यूएनओ से पारित नहीं हो पाएगा। तो ये वीटो जो पावर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत को वीटो पावर नहीं मिली है, मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिली अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, ये जो वीटो पावर वाले हैं, अभी वीटो पावर वाली कंट्रीज कौन कौन सी आ जाती है, तो इस वीटो पावर वाले में आ जाती है यूएसए आ जाता है, ठीक है। और क्या आता है, फ्रांस आ जाता है, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन भी वीटो पावर वाला है, रशिया आ जाता है और चाइना आ जाता है, ठीक है। ये जो 5 देश है
ये वीटो पावर वाली कंट्रीज है, ठीक है। तो हाँ, और सुरक्षा परिषद किसी भी प्रस्ताव का महासभा में जाने से पहले सुरक्षा परिषद से पास होना अनिवार्य होता है, ठीक। और इसको जो है, इसको देश की, दुनिया की पुलिस भी बोलते हैं। दुनिया की पुलिस है ये, दुनिया की पुलिस। दुनिया की पुलिस क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो है पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का प्रयास करती है। जैसे इस समय रूस और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, वो भी सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल इस पे प्रस्ताव लाएगी, उस पर चर्चा कराएगी। भारत इसमें न्यूट्रल हो गया है। क्यों न्यूट्रल हुआ है वो मैं आगे अगली वीडियो वगैरह में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो ये चीज है। तो दुनिया की पुलिस किसको बोलते हैं? सुरक्षा परिषद को बोलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य देश होते हैं। 10 देश अस्थायी होते हैं। इन अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। परमानेंट सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 5 आपके, जो कि वीटो पावर वाले देश होते हैं। वीटो पावर वाले देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना। ये 5 जो है वीटो पावर वाली कंट्रीज है। अब हम आगे पढ़, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे अधिक बार जो है वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो वीटो का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला देश है आपका रशिया, ठीक है। ये सुरक्षा परिषद का जो चार्टर है, चार्टर यानी नियम, ठीक है, वह ये कहता है कि किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से पहले इस 5 वीटो पावर वाले देशों की सहमति अनिवार्य होती है, तथा कोई भी देश किसी अन्य देश पर अतिक्रमण या उसके क्षेत्र को अधिग्रहित अवैध रूप से नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आप देखेंगे भारत का कुछ हिस्सा जो है पीओके, पाकिस्तान ने पीओके के रूप में अपना कब्जा किया हुआ है। उधर चाइना ने अक्साई चीन वाला क्षेत्र पूरा कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके कुछ अपवाद भी हैं, कहीं ना कहीं ये शिथिल पड़ जाता है। इसमें भी आप रशिया की देखिए, रशिया भले ही बोल रहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से युद्ध कर रहा है कि उसके देश में घुस जाना, अतिक्रमण कर लेना, एक तरह से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रशिया फिर से अपने यूएसएसआर वाले जो 91 का जो कोल्ड वार था उस समय के पुराने हालातों में बदलता जा रहा है, ठीक है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद हो गया। अब हम आगे ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से भारत को वीटो पावर अभी तक नहीं मिली है। तो वीटो पावर ना मिलने का कारण क्या है? वीटो पावर ना मिलने का कारण, तो वीटो पावर ना मिलने का कारण जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है आपका भारत का 2 ऐसी ट्रीटी है जिसपे हस्ताक्षर नहीं किया है भारत, और उसकी वजह भी हम जानेंगे। तो पहला जो है वो है एनपीटी और दूसरा है सीटीबीटी, ठीक है। एनपीटी क्या है? एनपीटी का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। जबकि सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं, ये 2 ऐसी संधियां हैं, ठीक है। एनपीटी क्या बोलता है? एनपीटी यह बोलता है कि कोई भी देश अगर इस पर हस्ताक्षर करता है तो उसको अपने तरह से न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण वगैरह का अधिकार छिन जाता है, ठीक है। लेकिन भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि भारत यह कहता है कि एनपीटी पे अगर हम हस्ताक्षर कर देंगे तो हम परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि हमारे देश में परमाणु जो ये बोलता है, भारत का जो पक्ष है वो ये है कि जो हम परमाणु परीक्षण करते हैं वो सुरक्षात्मक दृष्टि से केवल करते हैं, हम किसी देश पर उसका उपयोग नहीं करेंगे, इस तरह का आश्वासन भारत देता है। लेकिन इस पर जो है वीटो पावर सदस्य वाले जो देश है वो इस पर क्या ये शर्त रखें कि जब तक इस पे भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक उसके वीटो देने पे विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है सीटीबीटी। सीटीबीटी कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके माध्यम से इस संधि में ये है कि कोई भी देश जल वायु तथा स्थल भाग पर कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करता है। लेकिन भारत ने जो 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, वो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो अंडरग्राउंड हुआ था, ठीक है। तो भारत इसमें अपना पक्ष रख सकता है कि हम जो है हमने तो ना स्थल पे किया, ना जल में किया, ना वायु में किया, हमने तो अंडरग्राउंड किया है, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीजों को फिर भी वीटो वगैरह नहीं देता है। और क्या कारण है?
भारत इसके कुल खर्चे का, यूएनओ के कुल खर्चे का मात्र 1% अनुदान के रूप में देता है। ठीक है, तो ये जो है, ये भी कारण कि बजट जो है काफी कम देता है, और हमारी मजबूरियां भी है क्योंकि हम एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जिस वजह से हम इतना खर्चा अपने ही, हमारी आबादी जो 130 करोड़ 140 करोड़ है, तो हम इनको कहाँ से इतना खर्चा देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है जिसके वजह से वीटो पावर भारत को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और भी कुछ कारण है, जैसे मान लीजिए कश्मीर मुद्दा, कश्मीर मुद्दा, ये कश्मीर मुद्दा भी जो है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो 1948 में जो है इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाकर, मतलब वहां पे इस चीज की चर्चा कराए थे। यूएनओ ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया था, उस आयोग का नाम है डिक्सन आयोग। ठीक है, तो डिक्सन आयोग का गठन किस मामले में किया गया था? जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद की कड़ी है उसको सुलझाने के लिए यूएनओ के माध्यम से डिक्सन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हम जान गए कि ये कुछ कारण है जिसके वजह से वीटो पावर नहीं मिल रहा है। अनुदान वगैरह कम देना, 1% मात्र, कश्मीर मुद्दा जो कि विवादित है थोड़ा सा, और सीटीबीटी एनपीटी पे भारत द्वारा सिग्नेचर ना करना, लेकिन वीटो पावर तब भी मिलना चाहिए भारत को। तो अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, तो हमें ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, तो भारत जो है, इसका पहली बात तो संस्थापक सदस्य है, इसका संस्थापक सदस्य होने के नाते जो है, और भारत की संस्कृति जो है हमेशा से ही वसुदेवाय कुटुंबकम के नाम पे रही है, यानी हमेशा हर देश को हमने जो है मदद की है। ठीक है, तो और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था, इसके संस्थापक में जो है 51 सदस्य थे। ठीक है, तो इसका संस्थापक सदस्य जो कि 1945 से ही इसका सदस्य है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि भारत जो है, भारत जब जब विश्व में जो है कहीं कहीं अशांति फैली है, भारत ने उसमें मदद की है। ठीक है, और इवन पीस आर्मी जो होती है, यूनाइटेड नेशन की एक पीस आर्मी होती है, किसी देश में अगर अशांति फैल जाती है तो यूएनओ की तरफ से उसकी खुद की आर्मी जाती है आतंकवाद वगैरह से सामना करने के लिए। ठीक है, तो पीस आर्मी में भी हमारे देश के सैनिकों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस वजह से भी भारत को जो वीटो पावर है वो मिलना चाहिए। ठीक है, और क्या कारण है? और ये कि हमारी आबादी जो है, पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, और क्या है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आपको पता ही है कि विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन है, संस्थापक सदस्य है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, सहयोग की भावना भी है हमारे देश में। ठीक है, सहयोग भी करता है हमेशा से। अभी देखेंगे कोरोना लगा था तो वैक्सीन वगैरह की कमी थी जिन देशों में, तो भारत ने जो है वैक्सीन वगैरह की सप्लाई की है। इवन अमेरिका को भी जो है कई दवाइयों की, कई तरह की से जो है सहयोग वगैरह दिया है। तो ये सब काफी पक्ष हैं बड़े और मजबूत पक्ष हैं जिसमें मिलना चाहिए। और क्या चीज है, और भारत जो है एमटीसीआर का भी सदस्य है। एमटीसीआर क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, ये एक प्रकार की संधि है, एमटीसीआर का सदस्य है, लेकिन चाइना जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो एमटीसीआर का सदस्य होने के नाते भी जो है भारत को इसको वीटो पावर वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है, आगे सन में, लेकिन वीटो पावर ना मिलने के बारे में सबसे बड़ी बड़ी जो समस्या है वो ये है कि चाइना कभी नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी ताकतवर हो जाए। ठीक है, इस समय रूस और यूक्रेन का भी जो विवाद है वो सबसे बड़ा यही है कि एक तरह से कि हमारा पड़ोसी जैसे कैसे इतना ताकतवर बन जाएगा। नाटो सेना को एग्रेशन, नाटो सेना भी जो है अब लड़ाई में भाग लेने वाली, तो खैर वो बात का मुद्दा है, वो मैं बात की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो एमटीसीआर का सदस्य है, चाइना इसका सदस्य नहीं है, लेकिन सबसे अधिक जो अड़ंगा लगाता है भारत के मामले में वो है चाइना। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इतना ताकतवर हो जाए कि वो वीटो पावर जैसी शक्तियों को अपने पास प्राप्त कर ले। ठीक है, अब देखिए, यूएनओ की भाषाओं को भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए चलते हम पहले अब यूएनओ की भाषा को जानेंगे। यूएनओ में जो बोलने की भाषा है, ठीक है, बोलने की भाषा जो है 6 है, लेकिन अगर इन 6 भाषा के अलावा यदि किसी और भाषा में कोई भाषण देना चाहता है तो उसके लिए खर्चे जो होते हैं ट्रांसलेटर वगैरह के, वो सब उस देश को वहन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 6 भाषा कौन कौन सी है? तो सबसे जो प्रमुख भाषा है पूरी दुनिया में, आप सबको पता है, वो कौन सी है? इंग्लिश है। तो एक भाषा हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई। ठीक है, अब इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मतलब क्षेत्र के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो आपका रशिया। तो एक हो गई रशियन भाषा। ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी? एक होगी फिर चाइनीज, आपको पता है ये हर जगह टांग अड़ाएगा। ठीक है,
चाइनीज लैंग्वेज को मंडारिन भाषा बोलते हैं, ठीक है। मंडारिन भाषा चाइना की है, ठीक है। चाइनीज लैंग्वेज हो गई। और क्या हो गई, स्पेनिश हो जाती है। स्पेन की भाषा क्या है, स्पेनिश, ठीक है। और फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच, फ्रेंच है, ठीक है। और जो एक और भाषा है, यानी ये 5 हो गई, और एक और जो भाषा है वो है आपकी अरेबिक, ठीक है। अरेबिक, सऊदी अरब वगैरह वाला जो इलाका, अरेबिक भाषा, ठीक है। तो इंग्लिश सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। रशिया, रशिया को पता है क्षेत्र के आकार में इतना बड़ा है, पावरफुल भी है, तो रशियन भाषा भी। चाइना भी, चाइनीज भाषा जिसको मंडारिन बोलते हैं। स्पेनिश, स्पेन की भाषा। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा क्योंकि फ्रांस जो है, देखिए द्वितीय वर्ल्ड वॉर में जो है फ्रांस वगैरह ये सब विजेता राष्ट्र थे एक तरह से, तो फ्रेंच भाषा और अरेबिक भाषा, ठीक है। लेकिन ये हो गई बोलने की भाषा। अगर जैसे मोदी जी कभी गए, सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन की असेंबली में सबसे पहली जो नेता थे, पहली बार जो हिंदी बोला था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, जो उस समय के विदेश मंत्री थे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब मोदी जी गए हैं, उनको हिंदी में भाषण देना है वहां पे, ठीक है। तो जो हिंदी में भाषण देने का जो खर्चा होगा वो उस देश को वहन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूएनओ की भाषा। और जो काम होता है यानी लिखित वर्क जो होते हैं वो किस भाषा में, उसकी केवल 2 भाषा है। तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, केवल 2 है, ठीक है। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, ठीक है। कौन कौन सी है ये आपकी एक इंग्लिश, इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज आपकी फ्रेंच, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसकी जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा है, तथा यूएनओ की जो ऐसे बोलने के लिए, भाषण वगैरह देने के लिए जो भाषा है वो है 6, ठीक है। तो ये मुझे लगता है यूएनओ के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी ले ली होगी। यदि हाँ कोई कंफ्यूजन होगा तो आप चैट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके, ठीक है। तथा इसके बाद मैं और G4, G7, G20 समिट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर कुछ कमियां भी होंगी तो उसको भी जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।